मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना रोज़ का काम, रोज़ का होमवर्क रोज़ कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ और कोरोना के बारे में ज़्यादा ना बोलते हुए हम सीधा अपना सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और आप कुछ हद तक उस चैप्टर को कर भी चुके होंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डायरेक्टली पढ़ने से पहले हमें मेंटली सेटअप होना पड़ेगा कि हम प्लस 2 में हो चुके हैं और हम प्लस 2 की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। इसके लिए हमें प्लस 2 के पूरे सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टार्टिंग ना करके हम आपको एक ओवरऑल व्यू देंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे सिलेबस करने के लिए। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिससे रिलेटेड हर रोज आपके पास व्हाट्सएप नंबर पे आपका होमवर्क भी आ रहा होगा और उम्मीद करता हूं कि आप कर भी रहे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें और भी बहुत कुछ पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल यहां पर लिख के दे रहा हूं। जो हमारी सेकेंड यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी सेकेंड यूनिट है। जो हमारी यूनिट 3 है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। जो यूनिट 4 है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिसको हम शॉर्टकट में EMB कह सकते हैं। और जो हमारी फिफ्थ यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम EM वेव्स भी बोल सकते हैं। E का मतलब इलेक्ट्रो, M का मतलब मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बाकी की जो 4 यूनिट है उसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। ऐसा इसलिए कि ये जो 4 यूनिट्स हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आपको फर्स्ट यूनिट आती है तो आप आगे कर पाओगे, वरना आगे करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चार्ज से रिलेटेड है। चार्ज, जिसका नाम आपने बहुत ही सुना होगा, 10th क्लास में ये कंसेप्ट आता है और इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया जाता है प्लस 2 में। अब ये जो चार्ज है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये जो चार्ज होगा ये रेस्ट पे लिया जाएगा। हम यूनिट फर्स्ट के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं करेंगे जिसके अंदर ये चार्ज मोशन में होगा। ना कोई इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, ना कोई थ्योरी है, ना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हर एक न्यूमेरिकल के अंदर, हर एक थ्योरी के अंदर, हर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर ये जो चार्ज है वो रेस्ट पे लिया जाएगा, मोशन नहीं होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्ज है वो मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन भी हम बोल सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंदर जो चार्ज है वो भी मोशन में होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा। लेकिन यूनिट 4 और यूनिट 5, इन दोनों यूनिट्स के अंदर जो चार्ज है वो मोशन के अंदर नहीं होगा, ना ही रेस्ट के अंदर होगा, बल्कि वो करेगा एक्सेलरेट। अब आप यहां से ही प्रिपेयर हो सकते हो कि ये 5 यूनिट आपस में को रिलेटेड है चार्ज के साथ। हम इसके अंदर भी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, सभी के अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो बाकी की 4 यूनिट है उससे चार्ज का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमने उन 4 यूनिट्स के बारे में अभी जिक्र नहीं किया। ओवरऑल ये एक पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है वो लास्ट की 4 यूनिट है। तो इसलिए हम लास्ट की 4 यूनिट का जिक्र ना करते हुए हम ओवरऑल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अब सीधी सी एक बात आपके सामने ये आई है कि अगर हमें यूनिट फर्स्ट पढ़ना है या यूनिट सेकंड पढ़ना है या यूनिट थर्ड या यूनिट फोर्थ या यूनिट 5, तो हमें एक कंसेप्ट के बारे में बिल्कुल 100% नॉलेज होना चाहिए। और वो कौन सा कंसेप्ट है? चार्ज। फर्स्ट यूनिट के अंदर चार्ज होगा रेस्ट पे। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, चार्ज एट रेस्ट। ये तो क्लियर हो रहा है यहां से। अब जो सेकेंड यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
एक बात 10th क्लास में बहुत ही कॉमन फॉर्म में आती है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज मूव करेगा तो ही करंट आएगा। ये बात आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। अब कोई भी कंडक्टर ले लो, ये कंडक्टर है। अगर मैं इस कंडक्टर का कनेक्शन करूंगा किसी भी सेल या किसी भी बैटरी के साथ, तो इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ चार्ज होंगे वो मूव करेंगे तो करंट आएगा। इसलिए हम इस पूरी यूनिट के अंदर जो चार्ज है उसको हम मोशन में लेकर चलते हैं। अगर चार्ज मूव नहीं करेगा तो किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट नहीं आ सकता। तो इसलिए हम इस यूनिट के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज को हम मोशन में लेकर चलते हैं। जो हमारी थर्ड यूनिट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसके बारे में भी 10th क्लास में आ चुका है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब जैसे कि हम ये कंडक्टर लेकर चलते हैं, इस कंडक्टर के अंदर अगर करंट है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर इस कंडक्टर के अंदर करंट ही नहीं है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तब होगा जब करंट आएगा। जब करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और करंट आएगा कब? जब चार्ज मूव करेगा। तो इसका मतलब ये जो थर्ड यूनिट है इसके अंदर भी जो चार्ज है वो मोशन में होगा। अगर इस कंडक्टर के अंदर चार्ज मोशन में है तो करंट है इसके अंदर, अगर इसके अंदर करंट है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तभी हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट की वजह से आने वाला इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। जो यूनिट 4 और यूनिट 5 है, इसके अंदर हम चार्ज को ना तो रेस्ट पे लेकर चलेंगे ना हम मोशन में लेकर चलेंगे, बल्कि हम उसको करवाएंगे एक्सेलरेट। एक्सेलरेट कैसे होता है? मान लेते हैं ये मार्कर नहीं है, ये एक चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। अगर वो इस सिचुएशन में है तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है, तो हम फर्स्ट यूनिट स्टडी करेंगे। लेकिन अगर वो इस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में होने का मतलब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करेंगे और साथ के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म स्टडी करेंगे। लेकिन अगर यही चार्ज अगर ना तो रेस्ट पे है ना मूव कर रहा है, बल्कि वो कर रहा है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करने का मतलब है कुछ ऐसे, अगर ये इस तरीके से एक्सेलरेट करता है तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी। चार्ज के एक्सेलरेट होने से हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती ही होती है। तो इसलिए यूनिट 4 और यूनिट 5 ये दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और इन दोनों यूनिट के अंदर हम चार्ज को एक्सेलरेट करवाएंगे, ना कि रेस्ट पे रखेंगे ना ही मोशन में रखेंगे। एक बात ओवरऑल आपको क्लियर हो रही होगी कि ये जो 5 यूनिट है, मतलब आधे से ज्यादा सिलेबस चार्ज के ऊपर डिपेंड है। चार्ज इसके अंदर रेस्ट पे रहेगा, इसके अंदर और इसके अंदर मोशन में रहेगा, इसके अंदर और इसके अंदर एक्सेलरेट करेगा। ये तो है कि पहली बात। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो यूनिट थर्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इन दोनों का एक मिक्सचर है यूनिट 4 और यूनिट 5 के अंदर। यह बात हमें कैसे पता चली? नाम से। यूनिट फर्स्ट के अंदर एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रो यानी चार्ज। यूनिट थर्ड के अंदर एक नाम आ रहा है मैग्नेटिक, चुंबकीय, जिसके बारे में 10th क्लास में आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो, जिसके बारे में आपको फुल प्रूफ नॉलेज है। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है यूनिट 4 के अंदर और यूनिट 5 के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि यूनिट फर्स्ट के बिना यूनिट थर्ड और यूनिट सेकंड तो फिर भी हो जाएगी, यूनिट फर्स्ट के बिना यूनिट थर्ड नहीं हो पाएगी। और दूसरा कंक्लूजन क्या है? यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड के बिना फोर्थ और फिफ्थ के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। ओवरऑल बात ये निकल के आई है कि अगर आप फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर से अगर पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तब जाके ये यूनिट 5 तक आपका कवर हो पाएगा। अगर आप यहीं पर लापरवाही कर दोगे तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसी कंक्लूजन के साथ हम अपना पहला और फॉरमोस्ट टॉपिक चार्ज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसी टॉपिक के साथ आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। जो हमारी यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इसका ए पार्ट है, ए पार्ट का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस।
कुल मिला के यूनिट फर्स्ट के अंदर 4 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है चार्ज। ये टॉपिक अगर क्लियर हुआ तो इसका मतलब स्टार्टिंग आपकी क्लियर है, इसके बाद ही आगे के टॉपिक्स हम कर पाएंगे। जब भी हम चार्ज का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में 3 तरीके के पार्टिकल्स के नाम आते हैं। पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन और तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन। जैसे ही हम चार्ज का नाम लेते हैं उसी टाइम दिमाग में 3 तरीके के पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं। पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन और तीसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन। इसके बारे में हमें जानकारी है। क्या जानकारी है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जानकारी आपने केमिस्ट्री में गेन की होगी, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, तो फिजिक्स को करने के लिए केमिस्ट्री भी आनी चाहिए आपको। जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एक चार्ज होता है, चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम्ब। ये जो C है ये कोई अल्फाबेट नहीं है, C का मतलब यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम कोलॉम्ब बोलते हैं। जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर भी चार्ज होता है, कितना होता है? सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम्ब। न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है न्यूट्रल। इसका मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर। अब ये तो हो गई बात चार्ज की। एक बात आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन किसका फर्क है? साइन का। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, ये याद रखिएगा। अब सभी के अपने अपने मासेस होते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम me से लिखते हैं और वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये मास है किसका? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। यहां से आपको एक बात पता चल रही होगी, इन सब में जो हल्का होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। 10⁻31 और यहां 10⁻27, 10⁻27। इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से। ये हो गया पहला कंसेप्ट, ये दूसरा कंसेप्ट। और जो तीसरा कंसेप्ट है वो ये है कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है न्यूट्रॉन के मास के। हम फर्स्ट यूनिट के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को बिल्कुल सेम लेकर चलेंगे, लेकिन आगे एक यूनिट आएगी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, 7th यूनिट है। उस यूनिट के अंदर हम न्यूट्रॉन के मास को अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं लेकर चलेंगे प्रोटॉन के मास के। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब जैसे कि हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक की बात कर ले, 1.67 यहां तक तो चलो ठीक है, 1.67 के बाद जो नंबर आएगा उसके अंदर फर्क आ जाएगा, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन इज लिटिल बिट मोर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। इस हिसाब से हम 7th यूनिट के अंदर इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, लेकिन इस यूनिट के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ये हमें पता होना चाहिए। अब मैंने यहां पर लिखा है चार्ज और फिर मैंने ये बोला है कि चार्ज का नाम आते ही दिमाग में 3 तरीके के पार्टिकल स्ट्राइक करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को हम चार्ज बोलते हैं। हम इनको चार्ज नहीं बोलते। हाँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, नहीं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन चार्ज कुछ और होता है। अब हम ये देखेंगे कि चार्ज होता क्या है। अब अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि फिजिक्स को करने के लिए हमें थोड़ी सी केमिस्ट्री आनी चाहिए। अब हम केमिस्ट्री का कंसेप्ट उठाते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपने समझ लिया तो फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक आ रहा है चार्ज, वो क्लियर है, ओवरऑल क्लियर है। केमिस्ट्री के अंदर एक कंपाउंड आता है NaCl।
जिसको आप कॉमन सॉल्ट बोलते हो, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। यहां पर दो तरीके के एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 287। एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये आखिरी सेल। पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है और तीसरे सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया पहला सेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हो गया दूसरा सेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है और ये हो गया तीसरा सेल जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, लेकिन इसके पास तो 1 है। इसकी टेंडेंसी 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की है, लेकिन इसकी जो टेंडेंसी है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है। तो होता क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है और 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। इस तरीके से ये कंपाउंड तैयार होता है। अब जैसे ही ये सोडियम एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम आयन के अंदर, मतलब 1 पॉजिटिव आ जाएगा। और जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसके ऊपर भी क्लोरीन एलिमेंट क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब Cl1 नेगेटिव। Na 1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव, इस तरीके से दोनों एलिमेंट्स, दोनों आयंस मिलके एक कंपाउंड तैयार करते हैं NaCl। NaCl कैसे बना, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें क्या चीज पकड़नी है इसके अंदर से, हमें एक चीज ये पकड़नी है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को लॉस किया गया है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमें हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई भी कंडक्टर, अगर कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। दूसरी बात, इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसी के हिसाब से इसके ऊपर 1 नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये हमेशा हमें हम क्या देगा, नेगेटिव चार्ज। तो जो चार्ज होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक बात मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाना चाहता हूं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, तभी जाके किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। हमने यहां तो प्रोटॉन का कोई जिक्र भी नहीं किया। प्रोटॉन तो बहुत ज्यादा स्टेबल पार्टिकल होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो कभी भी लॉस और गेन नहीं हो सकता। इसीलिए इन 2 बातों को हाईलाइट करके मैं आपको चार्ज की एक्सप्लेनेशन दोबारा बता रहा हूं। क्या, चार्ज 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को लेके आना हो तो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल दो, अपने आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज को लेके आना हो तो वहां से निकले गए इलेक्ट्रॉन को उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर घुसा दो, अपने आप ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर से मैंने 20 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है, यहां से निकाल के और कहीं ट्रांसफर कर देना है, तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर 20 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर चला गया, तो अपने आप ही इसके ऊपर 20 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल के और कहीं जाता है, यही ओरिजिनेट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल बात इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ना कि प्रोटॉन्स की। तो ओवरऑल 2 बात याद रखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खुद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं कहलाता। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम पूरे सिलेबस के अंदर, यानी पूरी यूनिट के अंदर जब हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की, तो समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए,
जब भी हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की तो समझ लेना इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ये तो है हमारा पहला टॉपिक चार्जेस। एक बात आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, जो हमारे प्लस 2 का सिलेबस का भी एक पार्ट है। मान लेते हैं एक ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड है। जैसे कि आपने सभी ने थर्मोमीटर देखा होगा, वो जो थर्मोमीटर होता है वो एक ग्लास रोड ही होती है। ब्यूरेट पिपेट जो आप यूज करते हैं वो भी कांच की बनी हुई होती है, वो भी ग्लास रोड की तरह बिहेव करती है। यहां पर हमने ले ली एबोनाइट रोड, यहां पर मैं सिल्क का एक कपड़ा लेता हूं, यहां पर भी मैं एक सिल्क का कपड़ा लेता हूं। यहां पर सिल्क के कपड़े की जगह पर अगर आप कैट लेना चाहो, कैट फर यानी बिल्ली की खाल, वो भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है, इस ग्लास रोड को इस सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ना है। जैसे कि ये मार्कर नहीं है, ग्लास की रोड है और ये सिल्क का कपड़ा है, तो मुझे क्या करना है, इसको ऐसे करके रगड़ना है बस। जैसे ही मैं ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ता हूं तो ग्लास रोड के ऊपर अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के कपड़े के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये होता है। इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस सिल्क के कपड़े के ऊपर भी आएगा। अगर मैं ग्लास रोड को उठा के सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ता हूं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ग्लास रोड से सिल्क के कपड़े के अंदर। मान लेते हैं यहां से यहां 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, यहां से यहां 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर 100 पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर 100 नेगेटिव चार्ज आ गया। ओवरऑल ये एक अनचार्ज बॉडी है, 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव आपस में कैंसिल होकर क्या बन गए, न्यूट्रल। तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज द ओरिजिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दिस इज द मेन हाईलाइट ऑफ द कंसेप्ट हियर। अब हम बात करते हैं एबोनाइट रॉड और सिल्क के कपड़े की। एबोनाइट रॉड को अगर मैं सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ता हूं तो उल्टा काम होता है। उल्टा काम का मतलब सिल्क के कपड़े से एबोनाइट रॉड की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है। जब ऐसा होगा तो सिल्क के कपड़े के ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन अगर यहां आए तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर यहां से लेकर यहां तक 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 100 पॉजिटिव और यहां पर हो जाएगा 100 नेगेटिव। इस तरीके से बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। और एक यूनिवर्सल लॉ भी है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या, मान लेते हैं दो बॉडी है, इसको तो मैंने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, इसको भी मैंने दे दिया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल। या फिर ये बॉडी है नेगेटिव चार्ज, ये बॉडी है नेगेटिव चार्ज, ये दोनों सेम चार्ज है इसलिए आपस में क्या करेंगे, रिपेल। कंसेप्ट क्या निकल के आया, टू सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टू सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, टू अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की और यहां पर हम बात करें प्रोटॉन की, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, दो प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगा। न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। ठीक है जी। इस तरीके से हमने आज सारा कंसेप्ट चार्ज के बारे में किया और आपको मैंने मेंटली प्रिपेयर किया प्लस 2 के लॉजिक को समझने के लिए। कल हम करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स और आगे के सारे टॉपिक्स। आज का जो होमवर्क है आपका वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। इस टॉपिक को आप पढ़ के रखना। वैसे मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या है। इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले बाय टचिंग,
किसी भी बॉडी के साथ अगर मैं टच कर दूंगा, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच कर दूंगा तो चार्ज अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा। इससे रिलेटेड ये। दूसरा, बाय रबिंग। अगर दो अनचार्ज बॉडी को आपस में हम रब करेंगे तो दोनों ही चार्ज हो जाएंगे। ये जो हमने अभी कंसेप्ट किया, एबोनाइट रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ना, ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ना, वो क्या था? वो यही तो था, बाय रबिंग। तीसरा और सबसे नया कंसेप्ट वो है बाय इंडक्शन। हो सकता है ये टॉपिक आपको समझ में ना आए, लेकिन आज का होमवर्क क्या है, इन्हीं तीनों टॉपिक्स को पढ़ के रखना, ताकि कल जब हम ये समझाएं तो आपको बेटर समझ में आए। ये तो बहुत ही आसान है। मेन बात ये है, असली सिलेबस +2 का यहां से शुरू होता है। ये सब क्या था? 10th क्लास की बातें थी। 10th क्लास का पार्ट +2 में है, इसलिए मैंने ये सारे कंसेप्ट को बताया। मेन जो सिलेबस है +2 का, आई रिपीट, मेन जो सिलेबस है +2 का वो यहां से शुरू है। तो इसलिए इस टॉपिक से बहुत सीरियस होने की जरूरत है आपको। अगर आपको इंडक्शन का मतलब नहीं पता चलेगा तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज इंडक्शन का मतलब समझना है, कल जब मैं समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू।